नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके सामने आपका अपना YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप उतना ही लाइक, उतना ही सब्सक्राइब और उतने ही कमेंट करेंगे जो कि आपने पिछली वीडियोस में किए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उन सब लोगों का जो मेरी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहें, आपका मुझे प्यार देते रहें और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक्स हैं उनकी दोनों की मैंने सीरीज़ की शुरुआत की थी। ऑलरेडी हम एक बुक्स की एक चैप्टर को कवर कर चुके हैं, बुक नंबर फर्स्ट, और बुक नंबर सेकंड का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो रनिंग पे है। ऑलरेडी 3 वीडियो उस पे मैं अपलोड कर चुका हूँ द एरा ऑफ कोल्ड वॉर पे। इससे पहले हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद में हमने बात की कोल्ड वॉर की, फिर मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर की और कोल्ड वॉर के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई, उन चीज़ों को हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में हमारे इस टॉपिक के साथ। द एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर मीन्स शीत युद्ध के दायरे, मीन्स जो कोल्ड वॉर चल रहा था 1945 में यूएसए और यूएसएसआर के बीच। तो उनके बीच दोनों ही जो पावर थी, चाहे हम यूएसए की बात करें या हम बात करें यूएसएसआर की, कि उनके बीच कौन कौन से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए जिनकी वजह से उनके बीच जो कोल्ड वॉर था वो अपनी पीक पे पहुंचा। और दोनों ही पावर्स ने जो वेपन्स थे उनको कलेक्ट करना शुरू किया, उनके ऊपर डिस्कवरीज करना शुरू किया और एक लार्ज स्केल पे वेपन्स को कलेक्ट किया। आर्मी की गैदरिंग थी उसको बढ़ाना शुरू किया, कंट्रीज की जो गैदरिंग थी उसको बढ़ाना शुरू किया और अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रीटीज की गई, समझौते किए गए। इवन तक कि चाहे हम अमेरिका की बात करें, उन्होंने नाटो बनाया, सीटो बनाया, सेंटो बनाया। और बात करें यूएसएसआर की, तो उन्होंने चाहे चाइना के साथ अपने रिलेशन को प्रमोट किया या फिर उनके द्वारा 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया गया। इससे पहले हमने बात की थी कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था। तो दोनों ही कंट्रीज के बीच जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था वो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं 1961 और 62 में, कि किस तरीके से अमेरिका ने क्यूबा में अपनी मिसाइल को सेटअप किया। और जब पता चला इसमें कि यूएसएसआर के द्वारा क्यूबा में मिसाइल सेटअप की गई है, तो अमेरिका का क्या रिएक्शन रहा। दोनों की आर्मीज तैयार थी एक दूसरे से फाइट करने के लिए और लग रहा था कि दोनों में युद्ध होगा। इसीलिए क्यूबा जो मिसाइल क्राइसिस था, इसी को कोल्ड वॉर का पीक पॉइंट या चरम बिंदु कहा गया। इसके अलावा भी दोनों के बीच बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनके रीजन भी, जिनके चलते जो कोल्ड वॉर था वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। उनमें कुछ घटनाओं की अगर बात करें हम, तो कोरिया क्राइसिस 1950 से लेके 1953 तक, जो कोरिया था उसके 2 पार्ट्स थे, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। और दोनों में से एक को सपोर्ट कर रहा था यूएसए और एक को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर। अब इस कोरिया जो क्राइसिस था उसको लेकर भी दोनों कंट्रीज में जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो काफ़ी आगे तक गए और दोनों के बीच इवन तक की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो भी प्रभावित हुए। फिर अगर हम बात करें बर्लिन क्राइसिस की या बर्लिन प्रॉब्लम की, तो 1958 में इसकी शुरुआत हुई और 1962 में इस कोरिया जो वॉर था इसके बाद में, या कोरिया जो संकट था उसके बाद में, जो बर्लिन संकट था उसे रिजॉल्व कर लिया गया, हल कर दिया गया बाय द डिप्लोमेटिक और बाय द डिबेट्स ऑफ द लीडर्स। थर्ड की अगर हम बात करें कांगो क्राइसिस, तो 1960s में जो कांगो क्राइसिस था उसके एरिया को लेकर, उसकी बाउंड्री को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, उनमें दोनों ही जो पावर थी, चाहे हम बात करें यूएसए की, चाहे हम बात करें यूएसएसआर की, दोनों ही आमने सामने थे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर या इन एरियाज को लेकर। बट देखिए कि दोनों के बीच
हम क्यूबा मिसाइल की बात करें, या बात करें कोरिया संकट की, या हम बात करें बर्लिन की, या बात करें कांगो क्राइसिस की, दोनों के बीच लगातार क्राइसिस होते रहे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रही। बट दोनों ही कंट्रीज ने जो प्रॉब्लम्स थी उसको उसको इतना ज़्यादा हैवी नहीं किया कि वो एक वॉर में कन्वर्ट हो जाए, एक युद्ध में तब्दील हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता तो पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर थर्ड जो था उसे फेस करना पड़ता। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड जो जो मेन हेडिंग्स हैं उसको आप नोट कर पाएं। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, चाहे कोई भी क्राइसिस था, दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। उसके पीछे रीज़न हम मान ही सकते कि सिर्फ अमेरिका ने इसके लिए एफर्ट्स किए या यूएसएसआर ने इसके लिए एफर्ट्स किए। कुछ दूसरे कंट्रीज भी थे जिन्होंने इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और अगर हम बात करें उन योगदान में, तो जो नेम जो ग्रुप था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष जो राष्ट्र थे, उनमें चाहे हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, चाहे हम टीटो की बात करें, चाहे हम किसी और लीडर की बात करें, सभी ने अपनी जो सकारात्मक भूमिका थी वो कोल्ड वॉर को रिड्यूस करने में बढ़ाई, ताकि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो टकराव है, जो तनाव है, उसको कम किया जा सके। और कम करने के बाद में पूरा जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो पीस है उसे मेंटेन किया जा सके। तो जो नेम के जो लीडर्स थे उनमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उन्होंने जो कोरिया क्राइसिस था उसमें मध्यस्थता की और जो कोरिया क्राइसिस था उसे हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया और उसे हल करवाया भी। इसके बाद अगर हम बात करें कांगो क्राइसिस की, जो कांगो क्राइसिस था उसको हल करने के लिए जो यूएनओ था उसके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया, या उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल पे किया कि कांगो क्राइसिस है उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कांगो क्राइसिस से रिलेटेड जो जो कंट्री थे, जो जो देश थे, उनको बुलाया गया, उनके डिप्लोमेट्स की, उनके राजनेताओं की मीटिंग करवाई गई, और मीटिंग करवाने के बाद में जो बीच का रास्ता था वो निकाल लिया गया। और इस तरीके से जो यूएनओ थे उसके जो सेक्रेटरी थे उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा जो कांगो क्राइसिस था उसे सॉर्ट आउट करने में या उसे हल करवाने में। अब देखिए कि इतना सब कुछ चल रहा था, साथ के साथ क्राइसिस भी चल रहे थे, प्रॉब्लम भी चल रही थी दोनों के बीच, बट उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज में जो तनाव था, दोनों कंट्रीज के बीच जो प्रॉब्लम्स थी वो कहीं कम नहीं हो पा रही थी। बिकॉज दोनों ही कंट्रीज को ऐसा लग रहा था कि इन क्राइसिस के चलते, इन प्रॉब्लम्स के चलते हो सकता है इन फ्यूचर दोनों के बीच कोई युद्ध हो जाए, हो सकता है कि दोनों के बीच कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और इसीलिए उन कंट्रीज ने, चाहे मैं यूएसए की बात करूं, चाहे मैं बात करूं यूएसएसआर की, तो दोनों ही लगातार अपने आर्म्स के ऊपर, हथियारों के ऊपर, और दोनों ही अपनी आर्मी के ऊपर लगातार नजर रखे हुए थे कि कहीं कोई वीक पॉइंट तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी कमजोरी तो नहीं है कि यूएसए यूएसएसआर पे हावी हो जाए और यूएसएसआर की आर्मी है वो यूएसए पे हावी हो जाए। इसलिए लगातार आर्मी वेपन्स को लेकर और आर्मी को लेकर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, कमांडोज को ट्रेनिंग दी जा रही थी। और देखिए कि दोनों ने ही क्या किया, बहुत सारे जो वेपन्स थे उनका इन्वेंशन किया, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, चाहे कुछ और। अब देखिए कि मैं ये कहूँ कि यूएसए भी उस दौरान जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको बना चुका था, और यूएसएसआर भी। अब दोनों के पास जब न्यूक्लियर वेपन थे तो दोनों को इस बात का भी डर था, दोनों इस बात को बड़े अच्छे से समझते थे कि अगर यूएसए के किसी शरारती तत्व ने
बाई मिस्टेक, यहाँ लिखा भी है मैंने न्यूक्लियर वॉर बाई मिस्टेक, कि अगर यूएसए के द्वारा या यूएसएसआर के द्वारा किसी भी शरारती तत्व के द्वारा बाई मिस्टेक अगर वेपन्स यूज कर लिया जाता तो जो था पूरी दुनिया एक नए तरीके के वॉर को देखती, दैट इज वर्ल्ड वॉर थर्ड। और वर्ल्ड वॉर जो थर्ड होता, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें न्यूक्लियर वेपन का यूज किया जाता, और जब न्यूक्लियर वेपन का यूज होता तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इसके क्राइसिस दिखाई देते। अब देखिए, बात करें दोनों के बीच जो प्रॉब्लम्स थी, उनके रीजन भी ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएसए ने या यूएसएसआर ने, दोनों ने ही इकोनॉमिक क्राइसिस को झेला, बट इसके अलावा दूसरे भी कुछ कंट्रीज थे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा किसका, कोल्ड वॉर का। अगर मैं बात करूं कोरिया की, तो कोरिया के भी बहुत सारे जो लोग थे वो इस क्राइसिस में मारे गए, बिकॉज दोनों कंट्रीज सपोर्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं। या फिर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, और या फिर मैं एक बात करूं वियतनाम की, तीनों ही कंट्रीज ने सबसे ज्यादा मार झेली कोल्ड वॉर के। और ये क्वेश्चन कई बारी एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो कोल्ड वॉर था उसका प्रभाव सबसे ज्यादा किन किन देशों पर पड़ा। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं, वन इज कोरिया, वन इज वियतनाम एंड वन इज अफगानिस्तान। और तीनों ही जो कंट्रीज हैं उन्हें वर्ल्ड मैप पे आप जरूर देख लें, बिकॉज मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं उनको डीपली थोड़ा पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जामिनर के द्वारा। अब देखिए कि जब कंट्रीज वेपन्स का यूज कर रहे थे तो उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था, और उसका इम्पैक्ट साफ तौर पे दिखाई दे रहा था यूएसए और यूएसएसआर दोनों की इकोनॉमी पे भी और उनकी डेवलपमेंट पे भी। लोग भी लगातार गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि जो एक दूसरे को नीचे दिखाने का जो प्रोसेस है वो कब तक चलता रहेगा, कब तक लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं की जाएंगी, कब तक लोगों की नेसेसिटीज़ हैं, चाहे वो हम फूड की बात करें या उनके एजुकेशन की बात करें या गुड हेल्थ की बात करें या गुड सैनिटेशन की बात करें, तो उन सब चीज़ों के चलते भी सरकारें कहीं ना कहीं दबाव में थी। और इसके साथ साथ दूसरा ओपिनियन ये भी था कि दोनों के बीच अगर युद्ध होता है बाई मिस्टेक भी, तो ये न्यूक्लियर युद्ध होगा और इसके बाद दोनों को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ेगी। सो दोनों ही जो गवर्नमेंट थी, चाहे मैं यूएसए की गवर्नमेंट की बात करूं या मैं बात करूं यूएसएसआर की गवर्नमेंट की, चाहे हम अमेरिकन गवर्नमेंट की बात करें, चाहे हम रशियन गवर्नमेंट की बात करें, दोनों के माइंड में ये चल रहा था कि जो अनाप शनाप या बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है वेपन्स के ऊपर, किसी ना किसी तरीके से इस पे भी कंट्रोल किया जाए। सो इन दोनों कंट्रीज ने क्या किया, वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ ट्रीटीज की, कुछ समझौते किए, और वो समझौतों की जो शुरुआत थी वो 1960 के डिकेड्स में देखी गई। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इन टाइम यूएसए एंड यूएसएसआर decided to collaborate in limiting to eliminating nuclears or the non-nuclear weapons। मीन्स कि चाहे यूएसए था चाहे यूएसएसआर था, दोनों ही कंट्रीज जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे कि किसी ना किसी तरीके से इन जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी नंबरिंग को कम किया जाए, उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। और एग्जैक्ट इसके साथ साथ ये भी चीज़ देखी गई कि किसके पास कितने वेपन्स हैं, उनकी भी जो संख्या थी उस पर भी दोनों की जो नज़र थी वो प्रॉपर बनी हुई थी। सो दोनों ने ही क्या किया, वेपन्स को कम करने के लिए बहुत सारी ट्रीटीज की, और अभी मैंने बताया कि इन ट्रीटीज की जो शुरुआत थी वो 1960 में हो चुकी थी। अब देखिए कि जब वेपन्स कम करने की बात आई तो इसका मतलब ये नहीं थी इसका मतलब ये नहीं था कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, बिकॉज
बात तो वही थी कि दोनों के बीच टेंशन थी, एक दूसरे से पावरफुल दिखाने की बात थी। तो उन्होंने क्या किया, जो वेपन्स थे उनको बैलेंस करने की कोशिश की। मान लीजिए कि मैं कहूँ कि यूएसए के पास अगर 100 न्यूक्लियर वेपन थे, तो यूएसएसआर भी ये सोचता था कि उसके पास 100 वेपन्स तो हों। मीन्स कोशिश की जा रही थी कि दोनों के पास जो वेपन्स है वो बैलेंस में हो। इसलिए दोनों ने क्या किया, वेपन्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, ताकि वेपन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा ना किया जाए। और आर्म्स कंट्रोल के लिए जो ट्रीटीज थी उनकी शुरुआत दिखाई दी 1960 के एरा में। आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज स्टार्टेड इन द डिकेड्स ऑफ 1960। इसके लिए कुछ खास ट्रीटीज की गई और 1960 के डिकेड्स में 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रीटीज की गई यूएसए एंड यूएसएसआर के द्वारा, वो नीचे मैंने लिख दी है। पहली अगर ट्रीटी की बात करूं तो एलटीबीटी मीन्स लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। मीन्स कि जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है उनका जो टेस्ट किया जाएगा उसके ऊपर बैन करने की बात की गई, उसके ऊपर रोक लगाने की बात की गई। डेप्थ में हालांकि एक ट्रीटी का मैं पूरा का पूरा एक लेक्चर डालूंगा कि कौन कौन सी ट्रीटी की गई, कौन सी ट्रीटी किस ईयर को की गई और किस ट्रीटी में क्या खास बात थी। तो पहली ट्रीटी की गई एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। दोनों कंट्रीज ने इस पे साइन किए और बात की गई कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट जो ट्रीटी की गई दैट इज एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। इसमें भी यही बात हुई कि न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल किया जाएगा। कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में जो न्यूक्लियर वेपन है उनका टेस्ट नहीं होगा, ताकि लोगों का इसका हर्जाना ना भुगतना पड़े। इसके बाद अगर हम बात करूं मैं तो एबीएमटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये ट्रीटीज जो थी वो 1960 के डिकेड्स में ही साइन कर ली गई। बस इन ट्रीटीज के साथ साथ यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा बहुत सारी दूसरी ट्रीटीज भी साइन की गई, बिकॉज उन्हें पता था कि इसी तरीके से अगर वेपन्स की संख्या जो इंक्रीज होती रही तो बहुत सारा पैसा जो है वो फालतू में ही वेपन्स के ऊपर लग जाएगा और उनकी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो आज की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा कि एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर में क्या क्या हुआ। एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने कोरिया क्राइसिस की बात की, हमने बात की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की, हमने बात की कांगो क्राइसिस की। मीन्स इन क्राइसिस को लेकर दूसरे कुछ और काम किए गए, चाहे वो वेपन्स बनाने की बात की गई, न्यूक्लियर वेपन्स की बात की गई, या फिर 1960s में उन्हीं वेपन को कंट्रोल करने की बात की गई। तो आज की जो वीडियो थी बहुत छोटी बट इम्पॉर्टेंट। इस वीडियो की जो नेक्स्ट, इस सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत जल्दी कल आपको मिल जाएगी। हो सकता है कि आज ही मैं रात को दूसरी वीडियो में डाल दूँ। हाँ दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, या ये मान लीजिए कि आपसे एक रिक्वेस्ट है। जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि मेरी वीडियो, जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे वो +1 है या +2 है या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, उनके लिए कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट दे सकती है, तो प्लीज़ उन लोगों तक मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। इसके साथ साथ दूसरी रिक्वेस्ट कि मैं लगातार देखता आ रहा हूँ कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियोस जो है वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जो लाइक और जो व्यूज़ हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, और आपका जो भी कोई दोस्त है जो कि पॉलिटिकल साइंस को एज ए सब्जेक्ट रख रहा है तो उसको भी बोलें, ताकि मेरी वीडियो उन लोगों के लिए भी यूज़फुल हो पाए। जय हिंद, जय भारत।